Hello everyone, I am Dr. Ritika. I am Manager Medical Operations at Paras Health. I welcome you all in today's podcast. आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर. Since we have seen increased number of cases of heart failure in children, in women, in men, आज हम हार्ट एक्सपर्टीज से जानेंगे कि क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं. सो आई वेलकम यू ऑल एंड आई वेलकम आज के हमारे जो गेस्ट हैं मेजर जनरल डॉक्टर नवीन अग्रवाल. सर इज ए डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट पारस हेल्थ पंचकूला. ही इज हैविंग more than 25 years of experience and his expertise is complex coronary interventions, structural heart interventions, including TAVI. In fact, sir has done the maximum number of TAVI in North India. So sir, we welcome you today and we would like to ask you some questions so that हमारे दर्शकों को पता लग सके कि हम इस डिजीज से कैसे बच सकते हैं और क्या ये क्योरेबल है या नहीं. जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रितिका फॉर कॉलिंग मी ओवर फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हार्ट फेलियर. मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि लोगों के मन में ये क्लियर नहीं है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये क्या एक है या अलग अलग चीजें हैं. तो मैं ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा पहले. हार्ट अटैक जो होता है वो बेसिकली दिल की जो नाड़ी है उसमें अगर अचानक खून की सप्लाई बंद हो जाए तो वो दिल का एक हार्ट का जो हिस्सा है वो डेड हो जाता है. वो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं. वो जनरली इट्स ए सडन थिंग, इट्स एन अब्रप्ट थिंग. हार्ट कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो दिल की गति एकदम रुक जाती है. वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, वो बिना हार्ट अटैक के भी हो सकता है. किसी भी कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस की वजह से वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. हार्ट फेलियर जो है उसका मतलब है कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 55 से लेकर 65-70% तक होती है. अगर वो पंपिंग कैपेसिटी किसी भी वजह से, हम वजह पे बाद में आएंगे, उसकी वजह से अगर वो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जाहिर है कि हार्ट जितना बॉडी को ब्लड चाहिए उतना वो पंप नहीं कर पाता है और उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं. तो हार्ट फेलियर जनरली स्पीकिंग इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिसऑर्डर. और ये चीज है कि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि जब हार्ट अटैक हुआ तो नेचुरली हार्ट का एक मसल अगर डेड हो गया तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है. लेकिन हार्ट अटैक बिना हार्ट फेलियर के भी हो सकता है और हार्ट फेलियर बिना हार्ट अटैक के भी हो सकता है. तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं लेकिन एक जैसी नहीं है. एंड दे आर नॉट नेसेसरी कि जिसको हार्ट अटैक होगा उसको हार्ट फेलियर ही होगा या जिसको हार्ट फेलियर होगा उसको हार्ट अटैक जरूरी है. थोड़ा इसमें फर्क है. सर इसमें हम आगे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे जिससे कि हमें अवेयर हो सके हम कि हाँ कुछ ऐसा है जो हमारे साथ ठीक नहीं है और वी शुड गेट आवरसेल्फ चेक्ड और हमें हार्ट के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे. व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस? जी देखिए, जैसे अब हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में पेशेंट को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता बिकॉज इतना सिवियर पेन होता है, अब्रप्ट ऑनसेट होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, बेहोशी हो जाती है. तो पेशेंट को और अटेंडेंट्स को पता लग जाता है कि वो हार्ट अटैक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस जो हार्ट फेलियर है, जैसे मैंने बताया कि इट्स ए स्लोली प्रोग्रेसिव थिंग जनरली. तो वो इतनी धीरे बढ़ता है कि अगर अब पेशेंट सजग नहीं है या वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहा है तो हो सकता है जब तक उसको पता लगे तब तक बहुत देर हो जाए. तो इसमें जो अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं वो अगर कोई भी मरीज किसी भी एज का अगर उसको ये लगे कि उसकी एफर्ट टॉलरेंस कम हो रही है, पहले वो 3 मंजिला सीढ़ी चढ़ जाता था, पहले वो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर वॉक कर लेता था, पहले वो तेज चल पाता था, भारी सामान उठा पाता था, अगर वो अब उसकी काम करने की क्षमता कम हो गई है और उसको वही काम करने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत का मतलब उसका सांस फूल रहा है या उसको फटीग हो रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, तो ये एक साइंस हैं जो कि बताते हैं कि शायद हो सकता है कि आपका हार्ट की पंपिंग पहले से कमजोर हो रही हो. और ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्र की वजह से मुझे हो रहा है. या आमतौर पर हम देखते हैं कि वो पेशेंट मरीज ये बोलता है कि मेरे को तो लगा कि मैं क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई. तो ऐसा नहीं है. अगर आपको जरा भी लगता है कि आपकी कार्य क्षमता जो है या वर्क कैपेसिटी जो है या फिर टॉलरेंस जो है वो कम हो रही है तो जाहिर है कि उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और आपको जल्द से जल्द मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए. सर यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे क्या ये डिजीज जेंडर स्पेसिफिक है या एज स्पेसिफिक है, कि क्या हमें औरतों या मेल्स में ये ज्यादा देखने को मिल रही है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी से जो हैं वो उनको नुकसान हो रहा है. सो व्हाट आर द मेजर कॉजेज एंड इज देयर एनी जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर इंक्लूडेड इन दिस? तो ये बहुत अहम सवाल है. पहले हम ये धारणा थी लोगों में कि लेडीज में जनरली प्री मेनोपॉजल जो लेडीज हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है. पर ये धारणा हमने देखा है कि गलत है. आजकल जितनी हार्ट की प्रॉब्लम मेल्स में है उतनी ही करीब फीमेल्स में है. इनफैक्ट फीमेल्स में हार्ट की प्रॉब्लम कई बार जल्दी प्रेजेंट करती है. कोई भी एज हार्ट फेलियर से एग्जेम्प्ट नहीं है.
Okay. उसकी वजह डिफरेंट डिफरेंट एजेस में अलग अलग होती हैं। जैसे बचपन में अगर हार्ट फेलियर होता है तो उसकी वजह होती है हार्ट की कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसको Okay. मायोकार्डाइटिस कहते हैं, या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, हार्ट के अंदर अगर होल है या कोई ऐसी By प्रॉब्लम है, birth. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो बाय बर्थ है, दैट कैन प्रेजेंट एज अ हार्ट फेलियर इन चाइल्डहुड। Okay. और जब यंग जो एज ग्रुप है हमारा 35 से 50 वाला, उसमें जनरली होता है कि लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा है ये। अगर किसी को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, किसी को अनकंट्रोल्ड शुगर है, इन चीजों की इंसिडेंस बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत या common किसी हो का रहा है। लाइफस्टाइल जो है वो जी, बहुत सीडेंटरी है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और या कुछ जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट धूम्रपान कर रहे हैं, या इवन जो कॉमन हमारी चीज है अल्कोहल, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इटसेल्फ कैन कॉज डिप्रेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन, इट कैन कॉज हार्ट फेलियर। तो ये जनरली वजह होती है 35 से 50 साल में। 50 साल के बाद दो कॉमन जो कॉजेज हम देखने में आती हैं वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जैसा मैंने बताया, हार्ट अटैक। और अगर हार्ट अटैक को हम टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो हार्ट का मसल डेड हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली हार्ट फेलियर हो जाएगा। इस एज की एक और जो कॉमन एंटिटी है वो है वेल्वुलर हार्ट डिजीज। अभी आपने बताया टावी के बारे में, तो जो वेल्व अगर हार्ट के खराब हो जाते हैं तो वो खून के दौरे में रुकावट डालता है, और चूंकि वो रुकावट डालेगा तो हार्ट कोशिश करता है, जोर लगाता है कि मैं खून का दौरा बरकरार रखूं। वो जोर लगाने से हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ता है और समय के साथ साथ हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में, डिफरेंट सेक्सेस में ये एक डिफरेंट कॉजेज है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने आपको बोला कि हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाए तब हार्ट फेलियर होता है। इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। हमने ऑफ लेट ये जाना है कि हार्ट फेलियर नॉर्मल पंपिंग वालों को भी हो जाता है। तो आप ये पूछेंगे वो कैसे हो सकता है? तो हार्ट के अंदर एक डायस्टोलिक फंक्शन होता है। पहले हार्ट एक्सपैंड करता है ताकि उसमें ब्लड भरे, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो ब्लड को आगे बॉडी को दे। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। अगर वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड फेफड़ों से आता है, अगर हार्ट एक्सपैंड ही नहीं करेगा तो फेफड़ों का ब्लड फेफड़ों में रुक के रह जाएगा। तो उस कंडीशन में भी सेम पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, उसका सांस फूलता है, उसकी एफर्ट टॉलरेंस कम हो जाती है। इसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। और ये हमने ये देखा है कि ये लेडीज में ज्यादा होता है। हाँ, जो हाइपरटेंसिव लेडीज होती हैं, स्मॉल स्टेचर की लेडीज होती हैं, उनका हार्ट ऑलरेडी साइज छोटा होता है, बीपी की वजह से मसल हार्ट का और थिक हो जाता है। थिक हो जाएगा तो हार्ट की जो वॉल्यूम है या जो डायस्टोलिक कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हार्ट स्टिफ हो जाता है और हार्ट ठीक से भरता नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हार्ट फेलियर वाला हर मरीज जो है उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन या जो कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी है वो कम हो। ये बिना उसके भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं। सर, जैसे आपने हमें क्लियरली बताया, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि अभी जो हमारे लाइफस्टाइल ही ऐसा है विच इज़ लीडिंग अस टू ऑल दीज डिजीजेस। सो क्या ऐसी मेजर मॉडिफिकेशंस हो सकती है हमारे लाइफस्टाइल में जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, या एटलीस्ट अपनी साइड से हम लोग वी कैन बी मोर केयरफुल, व्हाट कैन बी डन ऑन दिस? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है कि बिकॉज एज दे से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि एक बार हार्ट फेलियर हो जाए तो देन द ट्रीटमेंट, ये जनरली हार्ट फेलियर को क्योर नहीं करते। कुछ एक वजह होती है जिसमें हार्ट फेलियर कैन बी क्योरेबल, बहुत कम वजह ऐसी हैं। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद हार्ट फेलियर होता है, उसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो जनरली रिवर्सिबल होती है। कुछ को अगर थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है वो रिवर्सिबल होता है। तो कुछ इसमें किसी को अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ठीक हो जाता है। तो लेकिन मोस्टली हार्ट फेलियर इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन। अगर एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी ताउम्र उसका इलाज करने की जरूरत होती है। तो इससे बेटर है कि अगर हम उस नौबत तक ना आए। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी, जैसा आपने बताया, लाइफस्टाइल है। उसमें आपका रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। डाइट शुड बी कंट्रोल्ड, उसमें कैलोरी कंट्रोल, क्वांटिटी ऑफ डाइट एंड द क्वालिटी ऑफ डाइट, दे बोथ मैटर। नमक का सेवन जो है वो कम होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप बीपी के मरीज हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली आपको बड़ा रिगरसली चेक करके उसको कंट्रोल करना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर लेवल्स चेक में रखनी है। तो और सबसे जरूरी कि समय समय पर आपको अपना चेकअप करवाते रहना है। जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो जब तक आदमी को पता लगता है पेशेंट को, कई बार देर हो जाती है। तो एटलीस्ट वंस अ ईयर एक रेगुलर कार्डियक चेकअप आप करवाते रहेंगे तो आपको अर्ली वार्निंग साइंस आपको मिल जाएंगे। सर, यहाँ हम जानना चाहेंगे, जैसे जो पर्सन हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट डिजीज, कैन दे आल्सो डू डेली एक्सरसाइज, और देयर रूटीन वुड बी एज नॉर्मल और एज सिमिलर टू द पर्सन
who is not जी, suffering from ये this भी disease? बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये मरीज हमसे पूछते हैं कि हमारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल हमें रेस्ट करना चाहिए। तो उसका ये है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, मैं सिर्फ हार्ट फेलियर की बात करूंगा यहाँ पे, हार्ट फेलियर के मरीज हैं उनसे हमारी हिदायत ये रहती है कि आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करें। पहले डॉक्टर से पूछें कि मैं किस हद तक की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बिकॉज नॉट ऑल हार्ट फेलियर्स आर अलाइक। किसी का हार्ट फेलियर की एक्सटेंट Yes, ज्यादा है, किसी के कम है। absolutely. तो जो ब्रॉड रूल ऑफ द थंब होता है वो हम ये बताते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी इस गति से या इतनी जोर से ना करें कि आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी थक रहा हूं, या मेरा बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, या फटीग हो रहा है। उस हद तक आप नहीं जाएं। Vigorous exercise. विगरस एक्सरसाइज मत करें और सडन स्पर्ट ऑफ एक्सरसाइज मत करें। आप स्लोली ग्रेजुअली एक्सरसाइज, उसको हम बोलते हैं कि स्टार्ट लो एंड गो स्लो। Go slow. अगर आपने वॉकिंग शुरू करनी है तो आप पहले 500 मीटर चलें, फिर 1000 मीटर चलें, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। और गति भी आप अपने अपने हिसाब से रखिए। किसी के साथ आपको कंपटीशन नहीं करना है, किसी के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। तो वो एक बहुत ज़रूरी बात है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर का मरीज़ ये ना सोचें कि अब मैं हार्ट का मरीज़ हो गया हूँ तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए सारी एक्टिविटीज़ बैंड हैं। Ban. बल्कि हमने ये देखा है कि जो लोग रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उनकी लॉन्जेविटी, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर एंड अंडर द डायरेक्शंस एंड केयर ऑफ योर ट्रीटिंग फिजिशियन। जी सर. तो वो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो ज़रूरी है, एक एस्पेक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वो है हार्ट फेलियर के मरीज़ की डाइट। Diet. उसमें अलावा इसके कि जो दवाइयाँ हम उनको देते हैं, और आजकल हमारे पास बड़ी बड़ी पोटेंट दवाइयाँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो दवाइयाँ समय से खाने के साथ साथ जो खाना है वो आपने नियमित रूप से खाना है। लार्ज मील नहीं करना है, छोटे छोटे आप 4-5 मील कर सकते We हैं। can divide it डिवाइड into इनटू small. स्मॉलर पोर्शंस, Right. है ना। नमक का हम बोलते हैं कि सेवन कम से कम हो। करना. और पानी के सेवन पे जनरली हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि मरीज कोई भी जो हार्ट फेलियर का, जिसको हो चुका हार्ट फेलियर, वो 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, मैक्सिमम 2 लीटर तक ही दिन में पूरी लिक्विड इनटेक करे। तो अगर और एडिक्वेट रेस्ट, हम जनरली ये कहते हैं कि लंच के बाद थोड़ा सिएस्ता करें, थोड़ा आराम करें। स्लीप आवर्स आपके पूरे रखें, कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप लें, बिकॉज स्लीप के दौरान भी बॉडी अपने आप को हील करती है। तो अगर ये एक रेगुलर सुपरवाइज्ड लाइफस्टाइल आप रखता है कोई भी मरीज, तो वो लगभग नॉर्मल लाइफस्टाइल लाइफ लीड कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू डॉक्टर नवीन। आपने हमें आज बताया कि हार्ट फेलियर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, व्हाट मॉडिफिकेशंस वी नीड टू हैव इन आवर डाइट आल्सो। अब सर हमें ये जानना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हार्ट फेलियर, जैसा मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर केसेस में इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। इट इज लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जिसको हम क्योर नहीं कर सकते लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, आजकल हमारे पास 5 से 6 किस्म की ऐसी दवाइयां हैं जो हम हर मरीज में देते हैं। और वो दवाइयां अगर रेगुलर मरीज खाए तो उसको करीब 70 से 80% उसके सिम्टम्स में कंट्रोल आ सकता है। और ये बात मैं मानता हूं कि हार्ट के मरीज को बहुत सारी दवाइयां हो जाती हैं। बहुत से मरीज कंप्लेंट करते हैं कि हमें इतनी दवाइयां हो गई, तो लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और मेरा एक ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो हार्ट फेलियर पेशेंट के केयर गिवर्स हैं। जो ओल्ड एज के मरीज हैं, नेचुरली उनकी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होती है, उनको इतना समझ में नहीं आता है, तो ये वो कई बार अंडर डोजिंग हो जाती है, कई बार ओवर डोजिंग हो जाती है। तो मेरा ये आग्रह उन लोगों से है जो हार्ट फेलियर के मरीजों की देखभाल करते हैं कि डॉक्टर से पहले तो वो खुद समझें कि कौन सी दवाई किस वक्त में कितनी मात्रा में देनी है, और फिर वो उसी मात्रा में दवाई। इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। तो ये दवाइयों को ठीक टाइम पर लेना, ठीक मात्रा में लेना, और ये दवाइयां हम हर पेशेंट में टाइट्रेट करते रहते हैं। जनरली वी स्टार्ट विद द लो डोसेज एंड देन वी सी कि कौन सा पेशेंट कितना डोज टॉलरेट करता है। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसलिए हार्ट फेलियर के मरीज को जनरली हम कहते हैं कि वो 3 महीने में कम से कम एक बार अपना फॉलोअप करवा ले, ताकि हम देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट कम हुई है या बढ़ी है या कुछ ऐड करना है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है मेडिकल पार्ट ऑफ हार्ट फेलियर, ये दवाइयों से जो हम ट्रीट करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसेस आ गए हैं, और जैसे मैंने बताया कि अगर वैल्व की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है तो आजकल हम पाँव के रास्ते से वैल्व चेंज करते हैं बिना चीरफाड़ किए, जिसको हम टाबी कहते हैं। तो वो बिल्कुल हार्ट फेलियर आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके अंदर। और कुछ हार्ट फेलियर का मरीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर कार्डियक अरिथमिया होते हैं, उनका हार्ट सडनली बहुत तेज या बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे मरीज को हम डिवाइसेस डालते हैं जिसको AICD कहते हैं। कुछ हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिसमें पेसमेकर से बहुत फायदा होता है। 3 तारों वाला पेसमेकर होता है
जिसको हम बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर या CRT बोलते हैं, कुछ संख्या में ऐसे मरीज हैं हार्ट फेलियर के जिनको वो पेसमेकर अगर हम डालें तो 70 से 80% ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो जाते हैं। और लास्ट, अगर ये सारी थेरेपीज के बावजूद भी पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं होते हैं तो हमारे पास आजकल ऐसी असिस्ट डिवाइसेस हैं, आर्टिफिशियल हार्ट जिसको बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइसेस हैं जो कि कार्डियक सर्जन जो इम्प्लांट कर देता है। और ऑफ कोर्स लास्ट हमारा जो ऑल्टरनेटिव है वो है कार्डियक ट्रांसप्लांट। तो अगर यंग मरीज में किसी में हार्ट फेलियर है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो कार्डियक ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर उसको डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, और ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज देन दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अनट्रीटेड हार्ट फेलियर इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन, एंड in fact it is so bad जैसे कि within 5 years almost half the patient may not survive. So heart failure should not be taken lightly at all. तो इसको ज़रूर आप तवज्जो दें, और जिसको हार्ट फेलियर है वो रेगुलर चेकअप, रेगुलर लाइफस्टाइल जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें एहतियात करते हैं उसके ऊपर। सर, इसी की कंटिन्यूशन में हम ये जानना चाहेंगे, आर देयर एनी एडवांसेस इन द डायग्नोसिस पार्ट आल्सो? क्या हम अब उसको कैसे हम जी हाँ, तो जहाँ तक देखिए डायग्नोसिस का सवाल है तो मैंने बताया कि सबसे पहले मरीज अपने सिम्टम्स लेकर के आता है, फिर हम उस पर बेसिक टेस्ट करते हैं जिसमें ECG होता है, इको टेस्ट आजकल हर जगह अवेलेबल है। इको से हमें पता लग जाता है कि हार्ट के वेल्व्स कैसे हैं, हार्ट की फंक्शनिंग कितनी है, और जैसे मैंने बताया कि हार्ट अगर स्टिफ हो उसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इको से पता लग जाती हैं। एक्सरे से भी हम कार्डियक साइज पता कर लेते हैं, अगर लंग में पानी भर रहा है तो एक्सरे से पता लग जाता है। और आजकल एक ब्लड टेस्ट है, उसको बोलते हैं NT-proBNP। वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, बट इट टेल्स यू द डिग्री ऑफ हार्ट फेलियर। तो अगर एक हार्ट फेलियर का मरीज हमारे पास ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है तो हम सीरियल NT-proBNP कर सकते हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो उसका मतलब है उसका हार्ट फेलियर कंट्रोल इज नॉट एडिक्वेट, तो उसकी दवाइयों को हमें टाइट्रेट करना पड़ेगा। मरीज अपनी तरफ से ये देखे जो भी हार्ट फेलियर का है, एक बड़ा सिंपल मैं तरीका आपको बताता हूँ, उसको अपना वेट रिकॉर्ड करना चाहिए। और अगर मरीज का वेट आधा किलो से ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी जमा हो रहा है हार्ट फेलियर की वजह से। सो दैट कैन बी द अर्लीस्ट वार्निंग कि उसके हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट जो है सब ऑप्टिमल है या उसकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट अब बढ़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें करें, उन सब चीज़ों से आपको हार्ट फेलियर की प्रोग्रेस और प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो पता लग जाती है। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना डिटेल में बताने के लिए। इसी को जारी रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, आजकल सोसाइटी में काफ़ी मिथ है कि जो हम नॉर्मल वैक्सीनेशंस लेते हैं, जैसे कोविड वैक्सीनेशंस भी आई थी, अदरवाइज ऑल्सो दीज कैन ऑल्सो लीड टू एनी हार्ट फेलियर और हार्ट रिलेटेड डिजीजेज। हाँ, ये बड़ा कॉमन मिथ रहा है, और कोविड-19 के बाद ये बहुत ज़्यादा बात फैली कि कोविड-19 की वैक्सीन शायद बहुत हानिकारक है। बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि रिसर्च हुई इस वैक्सीन के ऊपर पहले, बट प्रैक्टिकल हमारा जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए अब तो कोविड की वैक्सीन को लिए हुए लोगों को, हमने ऐसा कोई स्पाइक नहीं देखा हार्ट फेलियर के अंदर। देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। कोई की जिनको कोविड वैक्सीन लगी है, जिन्होंने बूस्टर ले लिया है, उनको अर्ली हार्ट फेलियर हो गया, ऐसा सिग्नल हमारी प्रैक्टिस में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से हमने बातें की, ऐसा कहीं स्पाइक हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट वैक्सीन की जहाँ बात कर रहे हैं तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट फेलियर का मरीज को निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनके लंग्स में पानी ज्यादा है नेचुरली, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे मरीजों को न्यूमोकॉकल वैक्सीन एक आती है, तो वो जिंदगी में एक बार लेनी पड़ती है, वो लेनी चाहिए, वो जरूर लेनी चाहिए। और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, जो हर साल स्ट्रेन चेंज होता है उसका, वो वैक्सीन भी हर साल लगवानी चाहिए, बिकॉज हार्ट फेलियर के मरीज को अगर निमोनिया हो जाए, दैट कैन बी अ वेरी वेरी ट्रबलसम कंडीशन। तो ये वैक्सीन, बल्कि वैक्सीन जैसा आपने पूछा, ये वैक्सीन बेनिफिशियल है हार्ट के लिए, एंड दे आर ए मस्ट, एंड ऑल डॉक्टर्स शुड आल्सो encourage their patients to go for these vaccinations because they can go a long way in preventing the complications of heart failure. थैंक यू सो मच सर। इसीलिए बोलते हैं अपनी कोई भी राय बना लेने से पहले हमें एक एक्सपर्टीज की राय जरूर लेनी चाहिए। दिस वाज एन एब्सोल्युटली रिवर्सल टू व्हाट वी वर थिंकिंग बिफोर। इवन आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट ये वैक्सीनेशंस जो हैं सर, इनसे कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज होगा, और सोसाइटी में भी ये मिथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हम सबको इतनी ज़्यादा इस बारे में आपने इनलाइटन किया इस टॉपिक के ऊपर। कुछ लास्ट सर, एनी लास्ट एडवाइस और वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस, जिससे हम जी, मैं एडवाइस और मेरी ये वर्ड्स डायरेक्टेड हैं उन हार्ट फेलियर के लिए, पेशेंट्स के लिए जिनको हार्ट फेलियर है। हमने देखा है ये कि कुछ मरीज अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि ऐसी बीमारी है मैं जिससे ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, प्लीज रिमेन पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और आप मिल करके, मरीज और डॉक्टर मिल करके इस
बीमारी का सामना सक्सेसफुली कर सकते हैं। दिल हार्ट फेलियर में हार्ट हारने की जरूरत नहीं है। टुगेदर वी कैन विन। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस ऑल्सो फॉर वॉचिंग अस। जैसे कि सर ने हमें बताया, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर और मरीज मिल के इस बीमारी से लड़ेंगे। इफ़ यू ऑल्सो फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ सच साइंस जो सर ने अभी एक्सप्लेन किए हैं, या आप अपने हार्ट को चेकअप करवाना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज विजिट अस एट पारस हॉस्पिटल पंचकुला। थैंक यू।